हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 107 देखेंगे। जैसा आपको पता है, आपका यूके ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम होना है, जो बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम होना है 21 सितंबर 2025 को होना है। ठीक है, पहले जो एग्जाम है ये 27 जुलाई को होना था, लेकिन अब जो है, जो हमारा संशोधित कैलेंडर आया था यूके ट्रिपल एससी का, उसमें अभी एग्जाम 21 सितंबर 2025 को होगा। और जैसा आपको पता है, यूके ट्रिपल एससी का जो ग्रुप सी का एग्जाम होता है, इसमें हिंदी 20 मार्क्स की पूछी जाती है। ठीक है, इसमें हिंदी जो है 20 मार्क्स की पूछी जाती है। अगर आप उत्तराखंड जी के या फिर सामान्य हिंदी या फिर यूके ट्रिपल एससी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देव भूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश जो कहा जाता है, ये कहा जाता है अबहट्ट को। किसको कहा जाता है? अबहट्ट को। यानी डी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, यहाँ से आपको हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है, आपको यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, मतलब अधिकतर एग्जाम में, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास क्रम, जहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हिंदी भाषा के विकास क्रम की बात करें तो सबसे पहले आती है संस्कृत। ठीक है, सबसे पहले आती है संस्कृत, और संस्कृत के बाद आती है पाली। पाली के बाद आती है हमारी प्राकृत। ठीक है, और प्राकृत के बाद आती है हमारी अपभ्रंश। कौन सी आती है? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आती है अबहट्ट। कौन सी आती है? अबहट्ट। अबहट्ट के बाद आती है प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। तो ये हिंदी का विकास क्रम है, जरूर आपको याद होना चाहिए। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अबहट्ट, अबहट्ट के बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो देखिए, पूर्वी हिंदी का जो संबंध है वो किस अपभ्रंश से है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो पूर्वी हिंदी का जो संबंध है वो किस अपभ्रंश से है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश में क्या आती है हमारी? पूर्वी हिंदी। कौन सी आती है हमारी? पूर्वी हिंदी। अब देखिए, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है? ठीक है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। तो सबसे पहले आती है हमारी अवधि। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आती है हमारी? अवधि। अवधि के बाद आती है हमारी बघेली। कौन सी आती है? बघेली। और बघेली के बाद आती है हमारी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है आपकी? अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो निम्न में से सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य। अब देखिए, वल्लभाचार्य के जो है 4 शिष्य थे। ठीक है, आपसे क्रम भी पूछ सकता है या पूछ लेगा निम्न में से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं थे। ठीक है, तो आपको अगर वल्लभाचार्य के शिष्य के नाम याद होंगे तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। तो पहले थे, देखिए, कुंभन दास। कौन थे पहले? तो पहले थे कुंभन दास। ठीक है, पहले शिष्य थे कुंभन दास। दूसरे शिष्य थे इनके परमानंद। ठीक है, दूसरे शिष्य कौन थे इनके? परमानंद दास। तीसरे शिष्य थे सूरदास जी। ठीक है, तीसरे कौन थे? सूरदास जी। और चौथे थे कृष्णदास। कौन थे चौथे? तो चौथे थे कृष्णदास। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हुए कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास और कृष्णा दास। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो ये सुझाव दिया था
सुनीति कुमार चटर्जी ने। किन्होंने दिया था ये सुझाव? सुनीति कुमार चटर्जी ने जो है ये सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने मतवाला पत्रिका का संपादन कब किया? तो देखिए ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, क्योंकि आपको पता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है दो पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे, तो मतवाला और दूसरी थी समनव्य। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने मतवाला पत्रिका का संपादन कब किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। कब किया था? 1924 में। ठीक है, एक आपने देखिए मतवाला पत्रिका याद रखनी है, दूसरी पत्रिका आपने याद रखनी है समनव्य। ठीक है, समनव्य पत्रिका। इसका जो प्रकाशन है, ठीक है, वो कब हुआ था, या इसका संपादन 1922 से आपने याद रखना है। ठीक है, 1922 और मतवाला 1924। तो ज्यादातर क्वेश्चन क्या बनता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला जी हैं उनका संबंध किस पत्रिका से है, तो मतवाला और आपने एक याद रखने समनव्य है। ठीक है, बहुत रेयर केस में आपसे जो है इसकी क्या संपादन की डेट आपसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक बार आयोबा है यात्रा वृत्तांत किसका है? तो देखिए निम्न में से एक बार आयोबा है यात्रा वृत्तांत किसका है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये जो यात्रा वृत्तांत है गाइस, ये है मंगलेश डबराल जी का। इनका है मंगलेश डबराल जी का। अब देखिए मंगलेश डबराल जी के अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 16 मई 1948 में। कब हुआ था इनका जन्म? 16 मई 1948 में। कहाँ पर? तो काफल पानी। ठीक है, काफल पानी गांव पड़ता है कहाँ पर? टिहरी में। तो आप याद रखना, मंगलेश डबराल जी का जन्म हुआ था 16 मई 1948 में, काफल पानी गांव टिहरी में। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये एक अखबार से जुड़े हुए थे, तो उस अखबार का नाम था जनसत्ता। ठीक है, क्या था उस अखबार का नाम? तो उस अखबार का नाम था जनसत्ता। तो 1983 में, ठीक है, इन्होंने जो है इसके संपादन का कार्य संभाला था। उसके अलावा देखिए मंगलेश डबराल जी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? ठीक है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किस वर्ष मिला था? तो ये मिला था इनको 2000 में। कब मिला था? वर्ष 2000 में। इनका जो काव्य संग्रह था वो आपने याद रखना है, हम जो देखते हैं। ठीक है, हम जो देखते हैं। ठीक है, हम जो देखते हैं इसकी विधा क्या है? काव्य संग्रह। इनका एक काव्य संग्रह और है जो काफी महत्वपूर्ण है, पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, तो ये एग्जाम में काफी पूछी जाती है कि पहाड़ पर लालटेन जो काव्य संग्रह है ये किसका है? तो ये है मंगलेश डबराल जी का। अगला क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी की किस रचना पर फिल्म रजनीगंधा बनी थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मन्नू भंडारी की किस रचना पर फिल्म रजनीगंधा बनी थी? तो ये बनी थी यही सच है। ठीक है, यही सच है रचना पर जो है फिल्म रजनीगंधा बनी थी। अब देखिए जो यही सच है इसका प्रकाशन हुआ था वर्ष 2004 में। कब हुआ था इसका प्रकाशन? वर्ष 2004 में। अब देखिए मन्नू भंडारी जी की हम लोग बात करें तो मन्नू भंडारी जी का जो जन्म है वो हुआ था 1931 में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1931 में। और कहाँ पर हुआ था? मंदसौर जिला। ठीक है, मंदसौर जिला जो कहाँ पर है? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। अब देखिए मन्नू भंडारी जी का आपने मूल नाम जरूर याद रखना है। इनका मूल नाम क्या था? महेंद्र कुमारी। क्या नाम था इनका? मूल नाम क्या था? महेंद्र कुमारी जो है इनका मूल नाम था। अब देखिए इनको व्यास सम्मान मिल रखा है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इनको जो व्यास सम्मान है, ठीक है, व्यास सम्मान वो किस वर्ष मिला था? ये मिला था इनको वर्ष 2008 में। ठीक है, इनकी जो आत्मकथा है एक कहानी यह भी, ठीक है, एक कहानी यह भी जो इनकी आत्मकथा है जिसके लिए इनको 2008 में व्यास सम्मान मिला था। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जो आपने याद रखने, जो एग्जाम में काफी पूछे जाते। क्रम आप याद रखना, कभी कभार आपसे क्रम भी लगाने को पूछ लेगा। तो पहले आता है देखिए आपका बंटी। ठीक है, पहला आता है आपका आपका बंटी। ये जो है
1871 में जो है प्रकाशित हुई थी। उसके बाद आई थी महाभोज, ठीक है, उसके बाद आई थी महाभोज, ठीक है, 1979 में। उसके बाद आई थी स्वामी, उसके बाद आई थी स्वामी, ठीक है, और उसके बाद आई थी एक इंच मुस्कान, ठीक है, एक इंच मुस्कान। तो ये इनके उपन्यासक क्रम है, याद रखना, आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से इनके उपन्यास का प्रकाशन के आधार पर क्रम लगाइए। तो पहला आपका बंटी आ जाएगा, फिर महाभोज, फिर स्वामी, उसके बाद एक इंच मुस्कान। और इनका एक प्रसिद्ध नाटक है जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है, ठीक है, इनका एक नाटक है जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है, बिना दीवारों का घर, ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बिना दीवारों का घर, ठीक है, ये एक इनका प्रसिद्ध नाटक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से शिकायती पत्र किस में आता है? तो निम्न में से शिकायती पत्र किस में आता है? तो देखिए ये आता है औपचारिक पत्र में। किस में आता है? औपचारिक पत्र में। औपचारिक पत्राचार में उनके साथ किया जाता है जिनके साथ हमारा निजी संबंध नहीं होता है। याद रखना, औपचारिक पत्राचार उनके साथ किया जाता है जिनके साथ हमारा निजी संबंध नहीं होता है। एग्जाम्पल में देखिए, आवेदन पत्र, आवेदन पत्र, ठीक है, आवेदन पत्र कैसा है? ये भी औपचारिक है। उसके अलावा देखिए हमारा जो व्यवसायिक पत्र आता है, ठीक है, जो हमारा व्यवसायिक पत्र आता है वो भी औपचारिक पत्र में आता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संक्षेपण मूल पाठ का कितना लिखना चाहिए? तो देखिए संक्षेपण मूल पाठ का कितना लिखना चाहिए? तो ये लिखना चाहिए 1/3। कितना लिखना चाहिए? ये 1/3। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन में मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन में मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो देखिए ऊष्म व्यंजन की बात करें, ठीक है, ऊष्म या इनको बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको? संघर्षी व्यंजन। और इनका क्रम क्या होता है? शेष सह, ठीक है, तो इस तरह से आप इनका क्रम भी याद रख सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो शाह होता है ये होता है तालव्य। कैसा होता है ये? तालव्य, ठीक है। ये वाला जो शाह होता है षटकोण वाला, ये होता है मूर्धन्य। क्या होता है? मूर्धन्य। शाह जो होता है ये होता है वर्तस्य, और हा जो होता है ये होता है स्वर यंत्रीय। क्या होता है? स्वर यंत्रीय। तो शाह तालव्य है, ये षटकोण वाला शाह मूर्धन्य है, सरल वाला शाह जो है वर्तस्य, और हा जो होता है स्वर यंत्रीय होता है। तो उस व्यंजन में मूर्धन्य व्यंजन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब देखिए इनमें चारों को आपने याद रखना है, चारों जो है क्या है? ये महाप्राण है। ये बात आपने याद रखनी, चारों जो है ये महाप्राण है। लेकिन ये स्टार्टिंग वाले 3 जो हैं ये होते हैं अघोष। क्या होते हैं? अघोष। और हा जो होता है ये होता है सघोष। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप इसमें याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद में कौन सी संधि है? तो देखिए अनुच्छेद में कौन सी संधि है, तो अगर हम अनुच्छेद को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा अनु प्लस छेद में। ठीक है, अब ये आपको पता है इसमें विसर्ग लगा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विसर्ग संधि। राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। एक आपने याद रखना है आशीर्वाद। ठीक है, एक आपने याद रखना है आशीर्वाद। आशीर्वाद देखिए ये शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है। तो आशीर्वाद में भी क्या होती है? विसर्ग संधि होती है, क्योंकि ये टूटता है आशी प्लस बाद में। ठीक है, आशी प्लस बाद में, तो इसमें क्या होती है? इसमें भी विसर्ग संधि होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए हमारा, देखिए ये देख लेते हैं, जवानी, खटास, पुस्तक। देखिए पुस्तक जो है क्या होती है? ये क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। गंगा जो आपको पता है व्यक्तिवाचक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। सूर्य जो क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये सभी? भाववाचक संज्ञा। अब अगला देख लो, अमीर, गरीब, समूह।
ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन सी में जो सभी कौन है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए आप कारक अच्छी तरह पढ़ लेना, क्योंकि कारक से जो है आपको एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, वो भी यूके ट्रिपल सी ग्रुप सी में। तो तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें जो कारक है वो है अधिकरण कारक। कौन सा है, अधिकरण कारक। अभी अधिकरण कारक की जो पहचान होती है वो क्या होती है, मैं और पर। ठीक है, अब जैसे परीक्षा सितंबर में होनी है, ठीक है, तो ये कैसे हो गया, अधिकरण। ठीक है, किताब मेज पर है, किताब मेज पर है, तो ये पहचान किसकी है, अधिकरण कारक की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग हो जाएगा हमारा प्रति। क्या हो जाएगा, प्रति, यानी ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। यानी ये बात कर रहा है किसकी, पुरुष वाले की। ठीक है, पुल्लिंग की बात कर रहा है, तो स्त्रीलिंग नहीं होगा। तो आप देख लो पहले इसमें स्त्रीलिंग कौन से हैं। आप इसमें देख लो, अगर जो पूछ रहा है उसका उल्टा करो आप। ठीक है, तो आप ये पूछा स्त्रीलिंग नहीं है, तो पहले आप देखो स्त्रीलिंग वाले कौन से हैं इसमें। आपको पता है दाल स्त्रीलिंग हो जाएगा, मई स्त्रीलिंग है, गर्दन स्त्रीलिंग है, लेकिन दर्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, नहीं तो ये पढ़ने में हम जल्दी से पढ़ लेते, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, इस तरह से नहीं पढ़ पाते। तो आप पहले क्वेश्चन को कम से कम नहीं 2 बार तो जरूर पढ़ें और आराम से पढ़ें। ठीक है, कभी कभार जो है हमारा पढ़ने में भी गलती हो जाती है और फिर हम फिल कर देते हैं, वो फिर हमारा गलती हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, खाई पई सुख पाई, इस लोक उक्ति का सही अर्थ क्या है। ये एक जो है कुमाऊनी लोक उक्ति है। ठीक है, तो खाई पई सुख पाई, इस लोक उक्ति का अर्थ क्या है। तो देखिए इस लोक उक्ति का जो सही अर्थ होगा, मेहनत से खाना कमाने पर सुख मिलता है। ठीक है, मेहनत से खाना कमाने पर सुख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दुकुल किसका पर्यायवाची है। तो देखिए दुकुल किसका पर्यायवाची है, तो ये होता है कपड़ा का पर्यायवाची। ठीक है, दुकुल किसका पर्यायवाची होता है, कपड़ा का। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का ब्लोम शब्द है। तो देखिए कौटिल्य का जो ब्लोम शब्द होगा वो क्या होगा। तो कौटिल्य का जो ब्लोम शब्द होता है ये होता है आर्जव। क्या होता है, आर्जव, यानी ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में मतलब कई बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा, तो यह है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार को आप याद रखना, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो इससे काफी बार क्वेश्चन बना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बना है ये 3 से 4 बार कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो आप याद रखना इसमें रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, बुज्ज का अर्थ क्या है। तो देखिए बुज्ज का अर्थ क्या होगा, तो बुज्ज का अर्थ होता है गाइज, क्या होता है, झाड़ी। क्या होता है, झाड़ी। तो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। तो गाइज ये थे आज के हिंदी के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको बीडीओ बीपीडीओ लेखपाल पटवारी उत्तराखंड पुलिस फॉरेस्ट गार्ड जितने भी एग्जाम होने हैं आपके यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी के, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। गाइस आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। देखिए मल्टीपल क्वेश्चन लगाने से ये फायदा होता है कि आपको ये पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, अगर आप थ्योरी पढ़ते रहेंगे और एमसीक्यूज नहीं लगाएंगे तो वो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। अगर आप थ्योरी के साथ एमसीक्यूज लगाते चलेंगे तो आपको जो एग्जाम में काफी आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमको क्या है, एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।